आजकल दोस्तों नौकरी कोई छोड़ना नहीं चाहता और जो लोग नौकरी छोड़ते हैं वो सीधे राजनीति में आना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन काशीराम ने नौकरी ही नहीं छोड़ी बल्कि वह सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़े और राजनीति से बहुत दूर रहे, लेकिन समाज सुधारक की भूमिका में रहे, तमाम लोगों को लेकर के आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने अपनी सरकार भी बनाई, लेकिन आज जो हालात हैं कि लोग केवल सरकार बनाने के लिए या कहा जा सकता है सोशल रिफॉर्मर के लिए नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन के लिए लोग दौड़ते हैं। कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं और आज यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं वह मान्यवर की पुण्यतिथि पर उपस्थित हैं। लोगों से जानना भी चाहेंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके यहाँ मान्यवर आते जाते रहे, मान्यवर से जुड़ाव रहा लोगों का, और जौनपुर में भी मान्यवर कब आए इसके बारे में भी बातचीत हम लोगों से करेंगे। क्या नाम है सर आपका? राम रूप राम। तो मान्यवर के बारे में भी बताइए और अपने बारे में भी कुछ बताइए। मैं उस समय जब मान्यवर साहब 79 में हमारे यहाँ आए थे, उनका हमने प्रोग्राम लिया था। उस समय सामाजिक कार्यकर्ता थे और सामाजिक कार्यकर्ता के लिए कोई सर्विस में रिस्ट्रिक्शन नहीं था समाज के लिए, इसलिए उनको जो है हम अपने यहाँ बुलाए और वो जो आए लखनऊ से, बरेली पैसेंजर से। इसके बाद हमने लाइन बाज़ार से अपने एक कार से उनको रिसीव किया और अपने घर ले आया। ले आने के बाद जो है उनको जो है स्नान किए। स्नान करने के बाद जो है छोटे छोटे बच्चे, हमारे मकान में किराएदार लोग रहते थे जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, और उसमें जब नहा वहा के निकले बाथरूम से तो उन्होंने कहा कि क्यों इंजीनियर साहब आप स्कूल खोले हो क्या? तो हमने कहा हाँ सर, अगर स्कूल न खोलते होते तो आप आरक्षण के लिए लड़ाई क्यों लड़ते? इसी वजह से तो आप लड़ रहे हैं समाज के लिए। तो ये बच्चे नहीं रहेंगे, आबादी नहीं रहेगी तो आप किसके लिए लड़ेंगे? तो इसके बाद जो है मैं उनको सादा खाना, रोटी दाल चावल खाए और जो है पूड़ी सब्जी कुछ नहीं खाए। इसके बाद हम भैंस रखे थे और इसके बाद उनको दही वही खिलाए। इसके बाद जो है 12 बजे के बाद हिंदी भवन में उनका सम्मेलन कराया गया। हिंदी भवन सम्मेलन में उन्होंने समाज के बारे में बताया और इसके बाद जो है फूले साहब के बारे में बताया। फूले साहब जो रास्ता अपनाए थे उसके बारे में उन्होंने बताया और इसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक समाज का काम नहीं किया जाएगा, समाज के लोगों को असली चीज़ नहीं बताई जाएगी, जो मनु लोगों ने बताया था कि ये जो है वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के बारे में उन्होंने क्या किया कि इस देश में जबकि जैसे कि कोई डॉक्टर आता है और आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है एक दिन की दवा आप लेंगे और दूसरे दिन जो है दवा लेने जाएंगे, आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो वो पूछेगा कि आप बताइए कि आपके पिताजी को भी ये रोग था, आपके दादा को भी ये रोग था, तो आप बताएंगे उसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि ये रोग जो है अंग्रेज़ों की है, देन है, क्योंकि अंग्रेज़ आए थे इस देश में। तो हमारे देश में जो है पहले आर्य ब्राह्मण आए थे, इसके बाद जो है मुग़ल आए, मुग़ल के बाद जो है अंग्रेज़ आए। अंग्रेज़ तो चले गए। फूले साहब ने कहा था कि अंग्रेज़ हैं तब तक तुम लोग पढ़ लिख लो, इसके बाद पढ़ने का मौका नहीं मिला है। ये मनवादी जो है आपको पढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि जब हमारे यहाँ स्कूल, जब हमारे बच्चे पढ़ने लगे तो हमारे स्कूल बंद हो गए। वहाँ जो है क्या है, हमारे बच्चे किताब भूल जाएंगे लेकिन कटोरा लेके जाएंगे और इसके बाद वो जब भोजन के तरफ देखते रहते हैं कि कटोरा में क्या मिलेगा, खिचड़ी मिलेगी, दाल चावल मिलेगा। इसके बाद खाना खाने के बाद पढ़ा। अब तो ये जो माध्यमिक स्कूल, जो परिषद का स्कूल है, उसको जो है बल्कि खिचड़ी स्कूल बना दिया जाए, वो पढ़ाई का सिस्टम नहीं रह गया। तो कांसीराम साहब ने हम लोग को सामाजिक स्तर को समझाए और उन्हीं के रास्ते पर हम लोग चलते रहे। और इसके बाद काफ़ी लोग, हम लोग रात रात जा कर के मीटिंग किए गाँव में और इसके बाद आदमियों को जागरूक करते रहे। काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर आप उन्हें कैसे याद करना चाहेंगे? हाँ, उनको जो है देखिए एक महापुरुष जैसे कह लीजिए कि इस करोड़ों बहुजन की जो है ये करोड़ों बहुजन का जो है ये मसीहा थे, एक तरह कह लीजिए। जैसे ये बाबा साहब के मिशन को आगे चलाने वाले, सोई हुई कौम को जगाने वाले और सत्ता के दहलीज पर पहुंचाने वाले मान्यवर साहब, शोषित के लिए आजीवन लड़ते रहे मान्यवर काशीराम की जी के आज पूरे निर्माण दिवस पर हम लोग इकट्ठा होकर उनको नमन। के यादव जी पत्रकार हैं और आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, के जी, ये काशीराम को दलितों का नेता बता दिया जाता है, कह दिया जाता है कि वो तो हाशिए के जो दलित थे उनके नेता थे। आप क्या मानते हैं? अच्छा, दूसरी बात है काशीराम ने किताबें भी निकाली, अखबार भी निकाले, पत्रकारिता भी उन्होंने की, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक तरीके से मीडिया का उन्होंने उपयोग किया, संपादक भी बने। आप क्या मानते हैं, काशीराम को सीमित करने की कोशिश की गई?
देखिए कांसीराम जी भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के वो टर्निंग पॉइंट थे जिन समाज को कोई नहीं पूछता था, जिनके विधानसभा से लेकर लोकसभा में जिनके प्रतिनिधि नहीं होते थे। कांसीराम जी ने जो मिशन चलाया, जो गांव में छोटे छोटे अपने रोजगार करते थे, ऐसे लोगों को उन्होंने विधानसभा में भेजा, लोकसभा में भेजा। जब ये लोग गए तो अपने लोगों की आवाज़ों को पार्लियामेंट में और विधानसभा में उठाया। और राष्ट्रीय राजनीति के वो मैं उनको तो महापुरुष मानता हूँ। यदि वो नहीं रहे होते तो पिछड़े और दलितों का जो 1993 में उदय हुआ राजनीति में, एमएलए बहुत होते थे, कांग्रेस के ज़माने में मिनिस्टर होते थे, लेकिन उन्हीं की देन थी कि उत्तर प्रदेश जैसे भारत के सबसे बड़े स्टेट की बहन मायावती जी मुख्यमंत्री हुई। यदि कांसीराम जी न रहे होते तो इतने बड़े प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री जो है, कोई दलित महिला होती, वो कांसीराम जी की देन थी। ठीक है जी। भाई साहब, आप क्या नाम है? रविंद्र कुमार सोनकर। देखिए, रविंद्र कुमार सोनकर जी हैं, बैंक में मैनेजर रहे हैं। अच्छा, आप भी सरकारी कर्मचारी रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को लेकर के एक बात कही जाती है कि सरकारी कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा कोई लामबंद कर पाया तो बामसेब था। बामसेब का धड़ा पूरे देश में पैदा हुआ और उसने न केवल राजनीतिक क्रांति की, बल्कि लोगों को एक प्लेटफार्म दे करके सत्ता की तरफ आगे बढ़ने के भी प्रेरित किया और उसकी अगुवाई की। उसके अगुआ बने कांसीराम। आज कांसीराम की पुण्यतिथि है, 14वीं पुण्यतिथि है। उस समय हम सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कांसीराम को आप किस रूप में याद करना चाहेंगे? कांसीराम साहब जो है, उन्होंने भारत में और अपने बहुजन को, जो एकदम छोटी जातियों के लोग हैं, जो शूद्र वर्ण में आते हैं, उनको सत्ता सौंपा। उन्होंने सत्ता तक पहुंचाया। उन्होंने एमएलए और एमपी बनाया, राज्यसभा का सदस्य बनाया, केवल इसलिए कि अगर ये जब जिस दिन सत्ता में जाएंगे, सत्ता वहाँ ये अपने लोगों के लिए कानून बनाएंगे, अपने लोगों के लिए नियम बनाएंगे, तो अपने लोगों का शूद्र समाज का विकास होगा, पिछड़ों का विकास होगा। इसलिए जो है कांसीराम साहब जो है विशेष रूप से सबसे ज़्यादा अहम भूमिका उन्होंने कि संविधान के अनुरूप सत्ता पे पहुँच करके अपने लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम करने का कार्य किया उन्होंने। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पारसनाथ है। मैं से रिटायर्ड हूँ और मैं बामसेफ में या मानव कांसीराम जी ने जो संस्था बनाई, और हम लोग जब से मैं ड्यूटी करता था तब से लेकर के मैं मानवर साहब की पुस्तकों को, उनके विचारों को मैं फैलाता था। और इलाहाबाद में जब मैं था करछना तहसील में, तो हम मानवर जी गए थे और मैं उनकी मीटिंग कराया था। इसके बाद मैं आजमगढ़ में जब था तो मानवर जी जब जौनपुर में यहाँ हिंदी भवन में उन्होंने कार्यक्रम ले रहे थे, लोगों को पढ़ा रहे थे शामपट पे, तो मुझको भी यहाँ जौनपुर से बुलाया गया था, मैं भी वहाँ से आया था। और उस समय मानवर कांसीराम जी ने इतने सरल भाषाओं में लोगों को समझाया कि सत्ता का परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं। उन्होंने एक कलम को ले करके और कलम के सहारे उन्होंने बताया कि जो सामाजिक व्यवस्थाएं बनी हुई हैं वो ऊपर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, और ये शूद्र जो सबसे नीचे है, अतिशूद्र है, इसको हम कैसे करेंगे। जब इस कलम को हम ऐसे उलट देंगे तो ये ब्राह्मण नीचे चला जाएगा और ये जो है समाज जो ऊपर चला जाएगा। यानी कि मैं वैचारिक परिवर्तन के सहारे जो है सत्ता परिवर्तन ऐसे ही किया जा सकता है। और उन्होंने शामपट पे जो है पूरा डॉटा लगा करके लोगों को समझाया। उस समय उस परिस्थिति में मैं वहाँ था। और इसके बाद उनकी विचारों को ले करके उन्होंने जो बाबा साहब की जो विचारधारा थी, जो उनकी इच्छाएं थी, उसको प्रतिपूर्ति करने में उन्होंने अपने पूरा अथक प्रयास किया और करने का प्रयास किया और सफलता भी उन्होंने समाज को दिया। अच्छा बताइए, अगर कांसीराम न होते, कांसीराम का मूवमेंट न होता, बामसेफ न होता, तो आज बहुजन राजनीति की क्या दिशा और दशा होती? आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, क्योंकि बाबा साहब ने वो प्लेटफार्म बनाने का प्रयास किया, लेकिन प्लेटफार्म को चला नहीं पाए, वो चल नहीं पाए उनके समय में। तो स्थिति हमारे बहुजन समाज की बहुत ही दयनीय होती। और ये 85 की स्थिति पहले भी खराब थी और आज भी वो खराब करने का प्रयास भी कर रहे हैं और खराब रहती है, खराब होती भी। ठीक है सर, धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? नाम छोटे लाल है। मैं चीफ मैनेजर रिटायर्ड यूनियन बैंक से हूँ और मैं जो है बामसेफ 81-82 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा ये बताइए, बामसेफ से आप जुड़े रहे, कांसीराम ने कहा था कि वोटों की बिकवाली रोको, आज वोट नहीं बल्कि प्रत्याशी बिक जा रहा है, क्या कहेंगे? ये तो दुर्भाग्य हमारी है
कि हमारे समाज के लोग जो है वो बिक रहा है, वो जो है दारू में बिक रहे हैं, पैसे में बिक रहे हैं। ये वोट हमारे जो जहाँ सही मायने में होना चाहिए था वो हमारा वोट नहीं पड़ पा रहा है, क्योंकि ये चीज़ें जो बड़ी गंदगी हमारे समाज में फैल गई है। वैचारिक परिवर्तन जो है होना चाहिए था और नहीं हो पा रहा है, जबकि वैचारिक परिवर्तन होना चाहिए था उस चीज़ उसका अभाव हो रहा है। जबकि इतनी सामाजिक क्रांतियाँ हुई, मान्यवर साहब ने जो है सामाजिक क्रांतियाँ लाई, सामाजिक जो है लोगों में परिवर्तन लाए, लोगों के एक जो है जन जागरण हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अभी चीज़ें नहीं हो पा रही, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। देखिए काशीराम जी को यहाँ पर नमन किया गया है, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बाकी लोगों से भी बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? डॉक्टर एस.एन. सोनिया, मैं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पद से रिटायर हुआ हूँ। तो आप बताइए, आदमियों की दवाई करते हैं, समाज की दवाई कौन करेगा? हम लोग कर रहे हैं। हम यहाँ मूल निवासी संघ के कोषाध्यक्ष भी हैं। हम लोग इसी लगे हुए हैं, इसी मिशन में कि समाज को सिर्फ जगाने का काम कर रहे हैं। तो समाज तो बीमार होता जा रहा है और नेता आपके आते हैं, वो एक गठबंधन करते हैं, फिर इसके बाद अलग हो जाते हैं। क्या होगा इसका? इसके आप बाद लोग लग रहा है बोलना नहीं चाह रहे हैं, दुखी हो जा रहे हैं। अच्छा भाई साहब, ये चीज़ ये बताइए कि अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो, और हमारे नेता नहीं बोलेंगे तो जनता क्या करेगी? जनता तो आप लोगों को इंजन मानती है ना, आप लोग उस रेल के डिब्बे के इंजन की तरह हैं। आप लोग क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? कौन लगाम लगा रहा है आप लोगों को? हम सुरेश चंद, मूल निवासी महासचिव जिले का हूँ और इसमें 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। कांसीराम जी की उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने से 1984 से भूचाल आ गया है राजनीति में। ये सक्रिय समाज सुधारक के रूप में काम किए और आज तक इनके बदौलत जो भी सपा बसपा इसमें SC ST माइनॉरिटी के लिए जो भी काम हो रहा है, इन्हीं के बदौलत हो रहा है। इन्होंने समाज में बहुत बड़ी चेतना का वो किया। भाई साहब क्या नाम है आपका? मिठाई लाल। मिठाई लाल जी, अब क्या करते हैं, पेशे से क्या हैं? मैं पेशे से राजस्व निरीक्षक था, सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। इस समय मैं जो PPI का जिला अध्यक्ष हूँ। तो ये बताइए, काशीराम ने लोगों को एकत्रित किया, एक मंच दिया, मंच ही नहीं दिया बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि छोटे छोटे आप संगठन बनाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैचारिक बनिए। तो विचारधारा आजकल कहाँ गायब हो जा रही है? विचारधारा जो है, माननीय कांसीराम साहब ने जो प्लेटफार्म तैयार किया है, जन जन तक जाकर अपनी बातों को बताया है। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उसको समाप्त करके पाखंड और अंधविश्वास से जब हम दूर रहेंगे तो हमारा विकास होगा। हम वैचारिक रूप से एक रहेंगे। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक ना तो हम सत्ता सुख पाएंगे, ना तो हमारे जो बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, ना तो आरक्षित सीट से वो उनको नौकरी मिल पाएगी या वो ना पेशे से जुड़ पाएंगे। जब तक वो पेशे से जुड़ नहीं पाएंगे, आर्थिक स्थिति का उनके विकास नहीं होगा, तब तक वो किसी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इन्होंने समाज में अपना विचार दिया और एकता का एक संदेश दिया, और इन्हीं के विचारों संदेश के नाते इस इतने बड़े प्रदेश में अनुसूचित जाति की बेटी मुख्यमंत्री रही, और मुख्यमंत्री होने के नाते हमारा समाज उस समय में काफ़ी विकास किया है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू नंदन है, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट विभाग। आप ऑडिट विभाग के डायरेक्टर रहे हैं तो सांख्यिकी के बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे कि कैसे कैसे गणना होती है। ये बताइए कि ये वोटों का जो मतलब गणित है, कहा जा रहा है कि वोट आजकल बिक रहे हैं, 500 रुपये में बिक जाते हैं, 1000 रुपये में बिक जाते हैं। सही है कि गलत है? ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि जो पैसे लेकर के लालच पे पड़ करके अपना वोट बर्बाद कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। आप जिस समाज से जुड़े हैं उसी समाज के प्रतिनिधि को वोट देना चाहिए, चाहे वो जीते या हारे। लेकिन जो पैसे लेकर के लोग बर्बाद कर देते हैं, बहुत कष्टदायी है वो। मैं ऐसे समाज को निरस्त करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। सर आपका क्या नाम है? रमेश गौतम। रमेश जी, आप प्रोफेशन से क्या रहे हैं? नहीं, हम एग्रीकल्चर से रिटायरमेंट हैं विभाग से। इस समय वर्तमान में मूल निवासी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग रिटायर हुए तो आप लोगों ने संगठन वगैरह बना लिया, लोगों से मिलते होंगे, तमाम लोगों से मिलते होंगे, काशीराम भी मिलते थे इस तरीके से। तो आजकल क्या नब्ज देखने को मिलती है जनता के बीच? आप लोगों में जो है राजनीतिक पार्टियों को लेकर के क्या परसेप्शन बन रहा है?
राजनीतिक पार्टियां अपना अलग काम कर रही हैं, लेकिन मानवर साहब ने जो बामसेब की एक नींव डाली थी, ये 85% की बात हमेशा किया करते थे। उन्हीं की विचारधाराओं को लेकर के हम 85% की बात करते हैं, लेकिन इसमें सामंतवादी लोग अपने लोगों की तोड़ मरोड़ करके कुछ ऐसे हैं राजनीतिक पार्टियां, विचारधारा के लोग, जैसा कि मानवर साहब ने कोई जात, उन्होंने अछूत दलित शब्द संबोधन नहीं किया था, उन्होंने 85 की बात किया था। लेकिन अन्य जो सामंतवादी जो व्यवस्था हैं, जैसे आरएसएस हैं, भाजपा हैं, कांग्रेस वाले, उन्होंने जातिगत की राजनीति करना शुरू किया। जैसे यादव वंशज के हैं तो कहते हैं भाई आप यादव हैं तो कैसे उनकी बात मानेंगे, आप चौहान हैं, चौहान की बात करने। उनका एक उद्देश्य है कि 85 एकत्रित न हो पाए। यदि 85 जब एकत्रित हुए तभी हमारी बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री हुए, हमारे भाई अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। आज क्या नसीहत हुई? अब हमको ऐसे तरीके से बांट रहे हैं ये लोग। मानवर साहब का ये विचार नहीं था। मानवर साहब तो मानवता का संदेश दिए। इन्होंने एक सूत्र में बांध, एक 85 हम एक हैं, हमारे में कोई जात पात भेदभाव नहीं है, लेकिन जात भाव भेद बांट करके हमको टुकड़े में करके हम आपको कमज़ोर करते जा रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? अच्छा आप ठीक है, क्या नाम है आपका? पलकधारी। पलकधारी, क्या किस प्रोफेशन से रहे हैं आप? हम लेखपाल रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं। अच्छा आप लेखपाल हैं, रिटायर हो गए हैं, तो सब कुछ जानते होंगे, गांव समाज के बारे में भी जानते होंगे। बाबा साहब के चिन्हों पर चल करके जब काशीराम निकले थे, उन्होंने कहा था कि चुनाव कितना सस्ता हो सकता है, इसको सस्ता किया जाए। वॉल पेंटिंग की शुरुआत कराई थी और कम पैसे में विचारधारा के चुनाव की नींव रखी थी। आज वह नींव इतनी कमज़ोर क्यों हो गई? इसलिए कि हमारे समाज के लोग जब बिकने लगे और लोग बेचना शुरू कर दिए, और जो जिसको 15% जो दिए छोड़े हुए थे मानवर कांसीराम जी, और 85 पर लेकर के चले थे सन 84 से। इसके बाद बामसेब बनाए, बहुजन बनाए, दोनों बीच में दोनों आदमी के बीच एक समझौता भी हुआ, जिसमें मुलायम सिंह भी रहे हैं, बहन मायावती जी भी रही हैं मुख्यमंत्री। इसी के बीच में दोनों आदमी जब हट गए, अब ये लोग कुछ लोग बिकाऊ हो गए, जिसकी वजह से आज हमारी स्थिति ये हो गई कि कई टुकड़ों में हम लोग बट चुके हैं। टुकड़ों में बढ़ चुके हैं, सभी लोगों का ज़्यादातर दर्द यही है, टुकड़ों में बढ़ चुके हैं। और इसका समाधान क्या है, इसका डॉक्टर कौन है, ये पता नहीं कौन आएगा। रमाकांत जी हमारे साथ हैं, जो यहाँ पर कहा जा सकता है जौनपुर की शान है और तमाम मुद्दों पर लड़ाई भिड़ाई करते हैं। ये इनकी खूबी है। मैं आपको बता दूं कि ये संविधान की प्रतियाँ लोगों तक पहुँचाते हैं, निःशुल्क पहुँचाते हैं, बांटते रहते हैं। रमाकांत जी, आप काशीराम को किस रूप में याद करना चाहेंगे? मैं देश के महानायक मानवर कांसीराम साहब की आज 14वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात थी, हमारे बहुजन समाज के लिए, कि अंबेडकर साहब ने संविधान सभा में जा कर के उसके अध्यक्ष बनने के बाद हम लोगों के लिए, हम लोगों के हक के लिए, दलितों, पिछड़ों, शूद्रों, अल्पसंख्यकों के लिए जो व्यवस्था की थी वो मनुवादी सरकारें, कांग्रेस सरकार लागू नहीं करती थी। अंबेडकर जी के संविधान को लागू ये सरकार न करने देना चाहती वर्तमान सरकार भी। उसी बीच हमारे मानवर साहब का उदय हुआ। सच्चे महानायक हमारे मानवर कांसीराम थे, जिन्होंने बिखरी हुई सभी जातियों को, माननीय अंबेडकर साहब तो सारी जो 6743 जातियां थीं, कबीलों में एक तरह थीं, आदिवासियों में, उनको सबको वर्ग में बांटा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजात, पिछड़ी जात, पिछड़ा वर्ग, एक क्लास बना दिया इनका, उसमें सब हो गए। लेकिन हमारे मानवर साहब ने सबको जोड़ के एक शब्द का आविष्कार किया, बहुजन। 85% के लिए SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, धार्मिक अल्पसंख्यक, सबके लिए बहुजन समाज एक स्थापित किया। वो बहुत बड़ी ताकत थी। और ये पैदल चल के, साइकिल से चल कर जो सामाजिक क्रांति इन्होंने लिया है, शायद देश में, मैं किसी और का नाम नहीं लेना, इनके टक्कर कोई था ही नहीं। रमाकांत जी, आज हम लोग जितने हमारे भाई बैठे हैं सभी सम्मानित हैं और समर्पित हैं। हम लोग हमेशा से इनके विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए लगातार लगे रहते हैं। अंबेडकर पार्क है, वहाँ अंबेडकर पुस्तकालय स्थापित किया गया है सभी के सहयोग से। मैं रिटायरमेंट होने के बाद उनके संविधान के बारे में लोगों को बताता भी हूँ, चौपाल करके, गाँव में जाके, स्कूलों में जा कर के। और मैं उनकी संविधान की किताब भी बांटता हूँ, ताकि हमारे समाज को मालूम हो कि संविधान क्या अंबेडकर साहब ने लिखा है, क्या हमारे मौलिक अधिकार हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं। मैं अभी 1000 किताब मेरे पास अब भी संविधान की पड़ी हुई हैं। लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से नहीं बांट पाया,
तो मैं ये अभियान चला रहा हूँ और मान्यवर साहब के मान्यवर और डॉक्टर अंबेडकर साहब के विचारों को मैं संवर्धन और प्रचार प्रसार में लगा हूँ, क्योंकि हमारी सरकार संविधान भी ख़त्म करना चाहती है और हमारे मौलिक अधिकार आरक्षण सब खत्म करने तुली हुई है। रमाकांत जी, एक आखिरी सवाल यह है कि काशीराम को लेकर कहा जाता है वो दलितों के नेता थे, दलितों के उद्धारक के रूप में काम किए, ये बातें क्या सही हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। हमारे अंबेडकर साहब सबसे पहले पिछड़ों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी, पिछड़ा वर्ग के लिए आवाज़ उठाई थी। और हमारे मान्यवर साहब तो पिछड़ा दलित मानते ही नहीं थे, सबको एक कर दिया, बहुजन शब्द दिया, जात पात खत्म। अगर हमारे जितने उपजातियां हैं अगर अपने बहुजन मान के एक साथ हो जाएं, रोटी बेटी का संबंध कर दें, एक दूसरे के साथ दुख सुख में खड़े हों, तो सत्ता हमारे हाथ में होगी। सारे चीफ मिनिस्टर, सारे प्रधानमंत्री, सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज, समस्त IAS IPS सब हमारे होंगे, बहुजन समाज के होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए, असली सवाल यह है कि जो मान्यवर की पुण्यतिथि है, इस पुण्यतिथि पर हम जौनपुर में हैं, जौनपुर में इलेक्शन भी हो रहा है और यहाँ पर गहमा गहमी भी है और मान्यवर की पुण्यतिथि है। और मान्यवर को लेकर के कहा जाता है कि उनके पास जब 4 सांसद थे तब वह मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ रहे थे, मंडल कमीशन को लागू करवाने की बात कर रहे थे, दिल्ली के बोट क्लब में धरना प्रदर्शन किया था और विश्वनाथ प्रताप सिंह को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। यही नहीं, जो दलित पिछड़े नेता होते हैं उनका विश्वास भी मान्यवर में बहुत ज़्यादा था। नेता कम उनके साथ होते थे या संसद में जो उनका प्रतिनिधित्व था, भागीदारी थी, वो कम थी, लेकिन उनकी हनक ऐसी होती थी, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो या मुरली मनोहर जोशी हो, ऐसे नेता भी उनसे मिलने के लिए तरसते थे, उनसे मिलने के लिए समय मांगते थे। यह अपने नेता की, या कहा जा सकता है काशीराम की, एक वैचारिक ताकत थी। वैचारिक ताकत का ही एक तकाजा था कि रामविलास पासवान का कल निधन हो गया है, वह 5 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतते थे। और एक वैचारिकता का ही आलम था कि तमाम ऐसे लोग सदन पहुंच गए जो या तो सब्जी बेचा करते थे या चप्पल जूता बेचा करते थे, छोटी छोटी दुकानें लगाते थे, जिसको कहा जाता है कि छोटे छोटे कारोबार करते थे, जिसको कहा जा सकता है कि हाशिए का कारोबार समझा जा सकता था। और ऐसे लोगों को सदन भेजने का काम मान्यवर ने किया। काशीराम ऐसे नहीं याद किए जाते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा लोग जो बैठे हुए हैं ये लोग कर्मचारी वर्ग से हैं, अधिकारी वर्ग से हैं, और ऐसे लोग किसी भी बेरोजगार वर्ग के लोगों के साथ नहीं आते हैं। यह एक बड़ी कमी भी है, लेकिन लोग मिल करके काशीराम को याद कर रहे हैं, यह एक खूबी है। और काशीराम की एक विचारधारा ही ऐसी है जो लोगों को सामंतवाद से और वर्चस्ववाद से बचा सकती है, और सत्ता ही नहीं बल्कि एक समाज सुधारक या समाज सुधार की तरफ प्रेरित कर सकती है। फर्क इंडिया के लिए जौनपुर से अखिलेश कृष्ण मोहन।